हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। आज हम आईपीसी की शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम आईपीसी। तो हमें इसमें पहले प्रियम्बल बता रखा है कि ये एक जनरल पीनल कोड है इंडिया के लिए। ठीक है, जो भी इंडिया में पीनल कोड लागू होंगे वो इसी से ही लागू किए जाएंगे। इसमें हमें सेक्शन 1 में इसमें बता रखा है टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ कोड। तो ये जो कोड होगा इसे आईपीसी कहा जाएगा। और आईपीसी की जो एनफोर्समेंट डेट है वो है 1 जनवरी 1862। और इसकी जो इनेक्टमेंट डेट है वो है 6 अक्टूबर 1860। ठीक है। इसकी जो एनफोर्समेंट डेट है वो है 1 जनवरी 1862 और एनफोर्समेंट डेट है 1 जनवरी से 6 अक्टूबर 1860। इसमें अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में हमें बता रखा है कि जो भी ऑफेंस, जो भी पर्सन, जो भी कोई भी ऑफेंस इंडिया में कमिट करेगा तो उसे इस एक्ट के अंदर पनिशमेंट मिलेगी। और ये हमारा जो आईपीसी है ये अब हमारा पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू होता है। इसमें हमें सेक्शन 2 में बता रखा है कि जो भी पर्सन लाइबल होगा है ना पनिशमेंट के लिए, तो वो गिल्टी होगा किसी ऑफेंस का। इसमें सेक्शन 3 में हमें बता रखा है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में हमें बता रखा है कि जब कोई पर्सन ऑफेंस कर देगा इंडिया के बाहर, ठीक है, मगर वो होगा तो वो इंडियन लॉ के तहत ट्राई किया जा सकता है, कमिट किया जा सकता है वो। ठीक है। इसमें सेक्शन 4 में हमें बता रखा है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। ऊपर तो हमें जुरिसडिक्शन बता रखा था, सेक्शन 4 में हमें ऑफेंसेस बता रखे हैं कि अगर कोई पर्सन, इंडिया का पर्सन या इंडियन सिटीज़न कोई अगर ऑफेंस कमिट कर देता है किसी भी शिप या एयरक्राफ्ट में जो कि इंडिया के अंडर रजिस्टर है, तो वो आईपीसी द्वारा ट्राई किया जाएगा। अब हम आ गए हैं सेक्शन 6 जनरल एक्सप्लेनेशन चैप्टर नंबर 2 पे अपने। इसमें हमें चैप्टर नंबर 2 सेक्शन 6 में बता रखा है कि जो भी डेफिनेशन यूज़ की जाएंगी, जो भी डेफिनेशन जनरल एक्सेप्शन की यूज़ की जाएंगी वो इसके द्वारा एक्सप्लेन की जाएंगी। और सेक्शन 7 में हमें बता रखा है कि जो भी इसमें एक्सप्रेशन है, जो कि एक्सप्रेशन एक्सप्लेन किए गए हैं इसके अंदर, तो वो एक्सप्रेशन इसी कोड के अंदर यूज़ किए जाएंगे। अब हमें सेक्शन 8 में बता रखा है जेंडर। सेक्शन 8 में हमें जेंडर बता रखा है। जेंडर क्या होता है? ही इज़ फॉर मेल और शी इज़ फॉर फीमेल। तो इसमें हमें ये बता रखा है कि ये जेंडर होगा, मगर आईपीसी में तो जो ही है, आईपीसी में जो जेंडर यूज़ करा गया है ही, वो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ किया गया है। सेक्शन नंबर 9 में हमें नंबर बता रखे हैं। इसमें नंबर क्या होते हैं कि कोई वो सिंगुलर नंबर हो सकता है, प्लूरल नंबर हो सकता है, वो नंबर बताए गए हैं। सेक्शन 10 में हमें मैन वुमेन बता रखा है। तो इसमें मैन होगा ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी, मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, के वो मेल होगा और किसी भी उसकी उम्र हो सकती है। और इसमें फीमेल होगी कि फीमेल ऑफ एनी एज। 11 में हमें पर्सन बता रखा है। पर्सन जो होगी, पर्सन में हमें कंपनी और एसोसिएशन दोनों बता रखी है। और इसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन दोनों होते हैं, और इसमें अनबॉर्न चाइल्ड भी आता है पर्सन के अंदर। सेक्शन 12 में हमें पब्लिक बता रखा है। पब्लिक का मतलब है क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। क्वीन जो है वो ओमिट कर दिया गया है हमारा।
अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट 14 में बता रखा है, ब्रिटिश इंडिया 15 में, 16 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 17 में गवर्नमेंट बता रखा है कि गवर्नमेंट क्या होगी, और 18 में इंडिया बता रखा है, 19 में हमें जज बता रखा है। तो इसमें जज में बता रखा है कि अगर वो ऑफिशियली डेजिग्नेटेड हो और एम्पावर्ड हो डेफिनेटिव जजमेंट देने के लिए। ठीक है, एम्पावर्ड हो सिविल या क्रिमिनल मामलों में डेफिनेटिव जजमेंट देने के लिए, तो वो जज इसमें माना जाएगा आईपीसी में। सेक्शन 20 में हमें कोर्ट ऑफ जस्टिस बता रखी है। तो कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होगी कि कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमें बता रखा है कि डिनोट जज एम्पावर्ड बाय लॉ, है ना, कि जो जज है वो जो जज है वो लॉ द्वारा एम्पावर्ड है और वो काम कर रहा है जुडिशली, या फिर बहुत सारे जज हैं वो एम्पावर्ड बाय लॉ हैं और वो काम कर रहे हैं जुडिशली, तो वो कोर्ट ऑफ जस्टिस मानी जाएगी। अब इसमें हम इम्पॉर्टेंट सेक्शन में आ गए हैं, सेक्शन नंबर 21। तो सेक्शन 21 में हमें पब्लिक सर्वेंट के बारे में बता रखा है। सेक्शन 21 में हमें पब्लिक सर्वेंट के बारे में बता रखा है कि पब्लिक सर्वेंट कौन होता है। तो इसमें पहले बता रखा है कमीशन्ड ऑफिसर ऑफ मिलिट्री, वो नेवल एयर फोर्स का हो सकता है। जो भी जज होगा, ठीक है, इसमें जज बता रखा है। और इसमें थर्ड हमें बता रखा है रिसीवर इन इंसॉल्वेंसी, ठीक है, लिक्विडेटर हो सकता है, रिसीवर हो सकता है, कमिश्नर हो सकता है। ठीक है, फिफ्थ में हमें बता रखा है जूरीमैन असेसर जो होते हैं, जो जल्लाद होते हैं। ठीक है, इसमें आगे हमें सिक्स्थ में बता रखा है आर्बिट्रेटर बता रखे हैं कि आर्बिट्रेटर जो होंगे वो भी पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। ठीक है, सेवेंथ में हमें जेलर बता रखा है कि जो जेलर होते हैं, तो जो पर्सन होता है वो किसी दूसरे पर्सन को किसी प्लेस में कीप करे या फिर कन्फाइनमेंट में उसे रखे, है ना, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। एट्थ में बता रखा है कि कोई गवर्नमेंट की सर्विस में कोई ऑफिसर है ना, तो वो पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। नाइन्थ में हमें बता रखा है कि जो भी ऑफिसर है वो टेक रिसीव और कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। या फिर वो सर्वे असेसमेंट करवा देता है तो वो पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। और इसमें रिवेन्यू प्रोसेस में जो भी एग्जीक्यूट करवाता है या इन्वेस्टिगेट करवाता है तो वो भी पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। इसमें हमें टेंथ में बता रखा है कि जो टैक्स होगा वो हटा देगा, है ना, या फिर कोई मेंबर होगा पंचायत का तो वो इसमें पब्लिक सर्वेंट आएगा। तो जो लेवी कर देगा कोई टैक्स या फिर टैक्स रेट तो उसे पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। 11th में बता रखा है कि कोई भी पर्सन है वो प्रिपेयर पब्लिश या मेंटेन करे इलेक्टोरल पोल को, तो वो पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। ठीक है, पब्लिश मेंटेन और रिवाइज इलेक्टोरल पोल। और अब इसमें हमें लास्ट में बता रखा है कि जो भी पर्सन होगा जो गवर्नमेंट की रेम्यूनरेशन या फ़ी के अंदर होगा या फिर गवर्नमेंट जिसे तनख्वाह देती है तो वो पब्लिक सर्वेंट में माना जाएगा। ठीक है, इसमें सेक्शन 22 में हमें बता रखा है मूवेबल प्रॉपर्टी, कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होगी। तो इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी हमें जो बता रखी है वो है जो भी प्रॉपर्टी है ना, वो धरती से जुड़ी हुई नहीं है और ना वो धरती से जुड़ी हुई है ना वो परमानेंटली फास्टेंड है अर्थ से, अटैच टू द अर्थ, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। 23 में हमें बता रखा है रॉन्गफुल गेन के रॉन्गफुल गेन क्या होगा। तो कोई भी गेन जो अनलॉफुल मीन्स द्वारा किया जाए किसी प्रॉपर्टी पे या किसी प्रॉपर्टी पे, है ना, और वो लीगली एंटाइटल्ड नहीं हो उस गेन के लिए,
वो पर्सन, तो वो रॉन्गफुल गेन माना जाएगा। रॉन्गफुल लॉस क्या होगा कि किसी पर्सन को अनलॉफुल मीन्स द्वारा, है ना, उसे लॉस किया जाए, उसको लॉस पहुंचाया जाए जो कि वो पर्सन लीगली एंटाइटल्ड नहीं था, तो उसे रॉन्गफुल लॉस कहा जाएगा। इसमें अब हम आगे आ जाते हैं सेक्शन नंबर 24 में, जिसमें है डिसऑनेस्टी। तो इसमें डिसऑनेस्टी में बता रखा है कि जो भी पर्सन कोई रॉन्गफुल गेन करता है या फिर रॉन्गफुल लॉस करता है किसी पर्सन को, तो वो डिसऑनेस्टी में आएगा। सेक्शन 25 में हमें फ्रॉडुलेंटली बता रखा है। इसमें बता रखा है फ्रॉडुलेंटली में कि उसका अगर इंटेंशन है फ्रॉड करने का, अगर उसका इंटेंशन है फ्रॉड करने का, तो वो फ्रॉडुलेंटली में आएगा। सेक्शन 26 में हमें रीज़न टू बिलीव बता रखा है। रीज़न टू बिलीव में होता है सफिशिएंट कॉज टू बिलीव। रीज़न टू बिलीव होता है सफिशिएंट कॉज टू बिलीव, कि कोई वो जो चीज़ है उस पर्सन पे आप बिलीव करते हैं या किसी चीज़ में आप बिलीव करते हैं। सेक्शन नंबर 27 में हमें बता रखा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी वाइफ, क्लर्क या सर्वेंट के पोजेशन में है तो वो उसकी ही मानी जाएगी। ठीक है। सेक्शन नंबर 28 में हमें बता रखा है काउंटर फीट। तो काउंटर फीट में हमें बता रखा है कि जब कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ की नकल करके आप दिखाएं या फिर उस एक चीज़ की नकल बनाएं, तो वो काउंटर फीट मानी जाएगी। और इसमें एक्सप्लेनेशन 1 में बता रखा है कि वो जो वो जो काउंटरफीट करी गई है चीज़, है ना, तो वो इमिटेशन जो है बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं भी होगी तो भी वो काउंटरफीटिंग में आएगी। ठीक है। इसमें आगे आ जाते हैं 29 में हमें डॉक्यूमेंट बता रखा है। डॉक्यूमेंट क्या होता है जो, तो डॉक्यूमेंट में हमें बता रखा है कि कोई भी अगर मैटर, है ना, या कोई भी अगर मैटर डिस्क्राइब है या एक्सप्रेस है किसी भी चीज़ के ऊपर, वो जो डिस्क्रिप्शन है वो लेटर, फिगर, मार्क्स या किसी भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन द्वारा हो सकती है, तो उसे डॉक्यूमेंट माना जाएगा। ठीक है। इसमें अब आगे आ जाते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। हमें 29A में बता रखा है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के द्वारा आया था। इसमें 30 में हमें वैल्यूएबल सिक्योरिटी बता रखी है। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी वो होती है जो कि एक डॉक्यूमेंट होता है और वो कोई राइट क्रिएट करता है। ठीक है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी इसमें हमें बता रखा है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी कोई लीगल राइट क्रिएट करता है। कोई डॉक्यूमेंट जो होता है जो लीगल राइट क्रिएट करता है उसे वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहते हैं। अब इसमें आगे आ जाते हैं विल क्या होता है, एक टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है। इसमें 32 में बता रखा है कि एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन। तो इसमें जो भी वर्ड हैं इसमें वो इलीगल ओमिशन को भी कवर करते हैं। ठीक है। और इसमें एक्ट और ओमिशन के बारे में भी बता रखा है 33 में कि एक्ट अगर कोई कर रहे हैं और वो सीरीज़ ऑफ एक्ट है तो उसे सिंगल एक्ट की तरह कहा जाएगा, और अगर कोई ओमिशन ऑफ सीरीज़ है, सीरीज़ ऑफ ओमिशन है, तो उसे एक सिंगल ओमिशन की तरह कहा जाएगा। 34 हमारा बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो है फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो इसमें हमें बता रखा है कि जब कोई क्रिमिनल एक्ट किया जाता है बहुत सारे पर्सन द्वारा, है ना, एक से ज़्यादा पर्सन होते हैं उसमें, और कोई वो एक्ट किया जाता है और उसमें उसकी कॉमन इंटेंशन होती है ना, हर पर्सन की, तो वो ऐसा माना जाएगा कि जो वो उस पर्सन ने वो काम जो किया था वो अकेले के जैसे किया था। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, जॉइंट लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी। तो जॉइंट लाइबिलिटी क्या होती है, जब सेवरल पर्सन कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं तो उसमें हर एक की जॉइंट लाइबिलिटी होती है। और क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या होती है कि प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि इसने ये काम किया है। और इसमें जो जितने भी पर्सन होते हैं
उन सब का कमीशन जो होता है क्राइम में, कमीशन होना ज़रूरी है। अब इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस आता है महबूब शाह। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा केस आता है महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर। तो महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर 1945 का केस है हमारा, पुराना केस है और लैंडमार्क केस है। ठीक है, 1945 का केस है ये। तो इसको हम, इसमें ये बताया गया था, इसमें बताया गया था कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में क्या फ़र्क होता है। इसमें क्या हुआ था, प्रिवी काउंसिल ने ऑब्ज़र्व किया था कि सिमिलर इंटेंशन अलग होती है कॉमन इंटेंशन से। इसमें जो महबूब शाह था, इसमें जो ये महबूब शाह था, इसको क्या कहते हैं, इसके चाचा और ताऊ बचाने आ गए थे, और जब इसे 3-4 लड़के मार रहे थे, तो और जो इसके चाचा और ताऊ जो आए थे बचाने इसे, उनकी कोई पहले कॉमन इंटेंशन नहीं थी। वो जब महबूब शाह को पिटते हुए देखा इन्होंने, तो उनकी सिमिलर इंटेंशन बन गई थी उसे बचाने की। तो इसमें कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन बताया गया था। अब इसमें नेक्स्ट केस है बारेंद्र कुमार घोष। इसमें है बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। ठीक है, ये है 1925 का केस। ये इसे पोस्टमास्टर केस भी कहते हैं क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस में हुआ था। पोस्टमास्टर केस कहते हैं इसे। तो इसमें क्या हुआ था पोस्टमास्टर केस में कि इसमें कुछ व्यक्ति होते हैं वो चोरी करने पोस्ट ऑफिस में चले जाते हैं, और उसमें से एक पर्सन को कहते हैं कि आप गाड़ी के पास रहिए, और जो इसमें वो पर्सन जो होता है वो गाड़ी के पास रहता है, और जो अंदर पर्सन गए हुए होते हैं वो पोस्टमास्टर का मर्डर कर देते हैं, जो अंदर उन्हें पोस्टमास्टर मिलता है। तो जो बाहर पर्सन होता है गाड़ी पे जो खड़ा रहता है, वो कोर्ट में कहता है, कंटेंट करता है कि वो तो बाहर खड़ा हुआ था, वो तो इन्वॉल्व भी नहीं था क्राइम में। तो उसमें उसकी ये जो कंटेंशन थी ये डिसमिस कर दी गई थी कोर्ट द्वारा, और कोर्ट द्वारा बताया गया था कि उसकी चोरी में कॉमन इंटेंशन थी, तो वो भी लायबल इसमें होगा। अब इसमें आ जाते हैं 35 में। तो 35 में हमें क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन बता रखी है कि इसमें बता रखा है कि अगर कोई जो भी एक्ट होगा वो क्रिमिनल तभी माना जाएगा जब उसमें क्रिमिनल नॉलेज या क्रिमिनल इंटेंशन किसी पर्सन की हो। इसमें आ जाते हैं आर्टिकल 30 और सेक्शन 36 में कि कोई एक्ट है, इफेक्ट कॉज पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। तो उसमें इसमें बता रखा है कि कोई एक्ट किया गया जो कि पार्टली बाय एक्ट है और वो पार्टली बाय ओमिशन है ना, कोई ऑफेंस किया गया और वो पार्टली बाय एक्ट और पार्टली बाय ओमिशन किया गया। इसमें ए ने जेड की हत्या करी, और जेड को उनने पहले तो खाना नहीं दिया, और जब उसे खाना नहीं दिया तो वो कमज़ोर हो गया, और फिर उसे बाद में मारा, तो इससे जेड की डेथ हो गई। तो इसमें ए जो है वो उसे भूखा रखने के लिए और मर्डर दोनों के लिए लायबल इसमें होगा। सेक्शन 37 में है कि जब बहुत सारे एक्ट, कोई एक सिंगल सीरीज़ में बहुत सारे एक्ट किए जाएंगे तो उन्हें सिंगल एक्ट माना जाएगा, सेवरल एक्ट को। 38 में हमें बता रखा है, सेक्शन नंबर 38 में बता रखा है, पर्सन कंसर्न्ड इन क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। तो इसमें बता रखा है कि अगर मान लीजिए बहुत सारे पर्सन जो हैं किसी ऑफेंस के लिए गिल्टी हैं, तो उसमें अलग अलग जो वो बहुत सारे पर्सन है, मान लीजिए 3 पर्सन है, तो वो तीनों पर्सन अलग अलग ऑफेंस के लिए भी गिल्टी हो सकते हैं। 39 में हमें वॉलेंट्री बता रखा है। वॉलेंट्री इसमें बता रखा है 39 में कि इंटेंशन, नॉलेज और रीज़न टू बिलीव टू डू अ थिंग, ये वॉलेंट्री होगा। ठीक है, सेक्शन 40 में हमें ऑफेंस बता रखा है कि ऑफेंस
क्या होगा। तो इसमें जो भी एक्ट है जो पनिशेबल कर दिया गया है इस आईपीसी द्वारा, वो ऑफेंस कहा गया है। सेक्शन 41 में हमें स्पेशल लॉ बता रखा है। स्पेशल लॉ क्या होगा, तो कि जब कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कोई लॉ काम कर रहा है तो उसे स्पेशल लॉ कहेंगे। और लोकल लॉ 42 में बता रखा है जो कि किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया पे लागू होता है तो उसे लोकल लॉ कहेंगे। और इसमें इलीगल और लीगली बाउंड टू डू के बारे में बता रखा है 43 में। और 44 में हमें बता रखा है इंजरी। और इंजरी में हमें बस ये 4 चीज़ें याद करनी है, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी। तो ये इंजरी होगी। 45 में हमें लाइफ बता रखी है कि लाइफ, ह्यूमन बीइंग लाइफ क्या होती है। और डेथ 46 में बता रखी है। सेक्शन 52 में बता रखा है हमारे को। 47 में एनिमल, वैसल, ये सब तो बेकार है। 52 में हमें बता रखा गुड फेथ। तो अगर कोई आपने गुड फेथ में काम किया है, ठीक है, और वो गुड फेथ में कैसे माना जाएगा, कि जब आपने ड्यू केयर और अटेंशन के साथ कोई काम किया है, ठीक है, विद प्रॉपर ड्यू केयर और अटेंशन के साथ अगर आपने कोई काम किया है तो वो काम माना जाएगा कि आपने गुड फेथ में किया है। ठीक है, अब इसमें आ जाता है सेक्शन 52A हार्बर। इसमें हार्बर में हमें बता रखा है कि जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को शेल्टर, फूड, ड्रिंक या मनी सप्लाई करे, है ना, और उसे अरेस्ट होने से बचाए तो उसे हार्बर माना जाएगा। ठीक है, इसमें आगे भी बहुत सारे सेक्शन हैं मगर अभी हम ये क्या कहते हैं, रैपिड रैपिड का चला रहे हैं क्लास, तो ये हार्बर अभी पूरा एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। 53 में हमें बता रखा है पनिशमेंट। तो हमें 5 तरीके की पनिशमेंट हमें आईपीसी में दे रखी है। इसमें फर्स्ट जो है हमें डेथ दे रखी है। डेथ पनिशमेंट दे सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। और इम्प्रिजनमेंट भी 2 तरीके की हैं इसमें। इम्प्रिजनमेंट जो है, एक पहली तो है रिगरस, जो जिसमें कि हार्ड लेबर होता है, और दूसरी है सिंपल। 5th पनिशमेंट इसमें फॉरफीचर कर सकते हैं, और 6th है इसमें फाइन। अब इसमें पनिशमेंट में हमें एक केस दे रखा है। उसका केस का नाम है गोपाल नायक गोडसे वर्सेस स्टेट 1961। इसमें मैं लिख देता हूँ गोपाल नायक गोडसे वर्सेस स्टेट 1961। ठीक है, इसमें बता रखा है कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है वो जब तक पर्सन की डेथ नहीं हो जाती तब तक वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मानी जाती है। तो आइए अब हम आ जाते हैं फ़ाइन के प्रोविज़न पे, जो कि पनिशमेंट में सेकंड हमें बता रखा है। 63 में हमें बता रखा है कि अमाउंट ऑफ फ़ाइन, कितना फ़ाइन लगाया जा सकता है किसी पर्सन पे। तो फ़ाइन जो है इसमें बता रखा है कि अनलिमिटेड लगा सकते हैं किसी भी पर्सन पे, मगर वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी पर्सन की 1 लाख रुपए तनख्वाह है तो आप उसके ऊपर 1 लाख तक का फ़ाइन लगा सकते हैं, मगर आप उसके ऊपर 1 करोड़ फ़ाइन नहीं लगा सकते। कि वो अनलिमिटेड तो हो सकता है फ़ाइन, मगर वो कभी भी एक्सेसिव नहीं होगा। इसमें हमें सेक्शन 64 में हमें बता रखा है कि जब आपको इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, कि जब आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं फ़ाइन का, तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी। इसमें पहले में हमें बता रखा है कि इन एवरी केस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल इज इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन। तो इसमें इम्प्रिजनमेंट और एज वेल एज फाइन, ऑफेंडर सेंटेंस फाइन विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट इन एवरी केस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल with imprisonment or fine, or with fine only, in which it shall be competent to court which sentence offender। तो इसमें बता रखा है कि जब भी कोई इम्प्रिजनमेंट ऑफ फाइन होगा,
तो इसमें इम्प्रिजनमेंट होगी, दो तरीके की इम्प्रिजनमेंट होगी। इसमें बता रखी है कि या तो उसमें इम्प्रिजनमेंट बता रखी है या फिर इम्प्रिजनमेंट विद फाइन है या फिर ओनली फाइन है पनिशमेंट। तो एक्यूज को पनिश किया जाएगा फाइन ओनली के साथ। और अगर इम्प्रिजनमेंट है जिसमें कि उसमें इम्प्रिजनमेंट के साथ फाइन है तो एक्यूज को इम्प्रिजनमेंट होगी जो वो नॉन पेमेंट, जब वो पेमेंट नहीं कर पाएगा फ़ाइन की। सेक्शन 65 में हमें बता रखा है, सेक्शन 65 में हमें लिमिट बता रखी है। ठीक है, इसमें बता रखा है कि 1/4 होगी जब भी होगी। इसमें बता रखा है कि ऑफेंडर वेयर ऑफेंडर हैज़ बीन पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट 1/4 ऑफ प्रेस्क्राइब्ड इम्प्रिजनमेंट फॉर दैट ऑफेंस। तो अगर वो क्या कहते हैं उसने फ़ाइन नहीं पे कर पाया तो उसकी क्या कहते हैं जो इम्प्रिजनमेंट होगी उसकी 1/4 उसे सज़ा होगी। और इसमें जो पनिशमेंट होगी वो हमेशा सिंपल या रिगरस कैसी भी हो सकती है। 66 में हमें ये बता रखा है कि वो सिंपल और रिगरस कैसी भी हो सकती है, मगर इसमें मैक्सिमम सिंपल सेंटेंस ही मिलती है। सेक्शन 67 में बता रखा है कि जब आप फाइन नहीं देंगे, तो जब आप फाइन नहीं देंगे तो आपको कितना इम्प्रिजनमेंट होगा। तो अगर आपके ऊपर 50 रुपये फ़ाइन है तो आपको 2 महीने का इम्प्रिजनमेंट होगा। 100 रुपये फ़ाइन है तो 4 मंथ का इम्प्रिजनमेंट होगा। और 100 रुपये से ज़्यादा का फ़ाइन है तो 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट होगा इसमें। सेक्शन 68 में बता रखा है कि अगर कोर्ट चाहे तो वो टर्मिनेट कर सकती है इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट, कि अगर फ़ाइन का पेमेंट कर दिया है तो कोर्ट उसे टर्मिनेट कर देगी सज़ा को। और अगर आपने सेक्शन 69 में बता रखा है कि अगर आपने प्रोपोर्शनल उस क्वांटिटी में भी फ़ाइन पे कर दिया तो आपको कोर्ट तो इम्प्रिजनमेंट कोर्ट टर्मिनेट कर सकती है। और सेक्शन 70 में बता रखा है कि अगर कोई फ़ाइन अनपेड रह गया है, सेक्शन 70 में हमें बता रखा है कि अगर कोई फ़ाइन अनपेड रह गया है फुल्ली या फिर पार्टली, अगर कोई अनपेड रह गया है तो कोर्ट उसे चाहे तो 6 साल के अंदर अंदर लेवी कर सकती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ऑफेंडर की डेथ हो गई है तो वो फ़ाइन नहीं देगा। अगर ऑफेंडर की डेथ हो गई है तो उसकी प्रॉपर्टी द्वारा उससे फ़ाइन लिया जा सकता है। ठीक है, अब सेक्शन 71 में आ गए हैं हम। सेक्शन 71 में हमें बता रखा है कि अगर वेयर मोर देन वन एक्ट और मोर कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस, तो इसमें बता रखा है कि इसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि अगर ए ने जेड को 50 कोड़े मारे तो ए जो है हर 50 कोड़े के लिए लायबल नहीं होगा। ए जो है वो पूरे एक्ट के लिए लायबल होगा कि उसने जेड को ये 50 कोड़े मारे हैं। सेक्शन 72 में बता रखा है कि अगर एक्यूज को गिल्टी कर दिया गया है किसी भी एक ऑफेंस के लिए, ठीक है, और उसके बाकी के ऑफेंस क्लियर नहीं है अभी कि वो किस ऑफेंस के लिए गिल्टी है, तो जो जो तो वो पहले और जिस ऑफेंस के लिए गिल्टी किया गया है कोर्ट द्वारा उसका लोएस्ट पनिशमेंट उसे मिलेगा। 73 पे आ जाते हैं जो हमें बता रहा है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इसमें बता रखा है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक रिगरस इम्प्रिजनमेंट है और इसमें जो भी सॉलिटरी कन्फाइन किया जाएगा वो प्रपोर्शन में कन्फाइन किया जाएगा और किसी भी हाल में सॉलिटरी कन्फाइन 3 मंथ से ज़्यादा की नहीं होगी। ठीक है, इसमें किसी भी हाल में 3 मंथ से ज़्यादा की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं होगी। ठीक है, और इसमें अगर आपकी इम्प्रिजनमेंट जो है वो 6 महीने से ज़्यादा की है तो 1 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगा।
ठीक है। और अगर 1 साल या 6 महीने से 1 साल या 6 महीने के बीच की है, 1 साल या 6 महीने के बीच की इम्प्रिजनमेंट है तो 2 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगा। और अगर आपकी इम्प्रिजनमेंट 1 साल से ज़्यादा की है तो इसमें 3 मंथ का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगा। और एक साथ एक बारी में 3 महीने से ज़्यादा का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं होगा। और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस में किया जाता है। और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है, जो हमने CRPC में 106 107 में पढ़ा था, उनमें नहीं होता है। और डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ फाइन में भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं होता है। अब आ जाते हैं सेक्शन 74 पे। इसमें बता रखा है कि लिमिट कितनी होगी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की। तो एक बार में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 14 दिन से ज़्यादा का नहीं होगा। और अगर 3 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया गया है तो उसमें एक एक बारी में 7 दिन का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगा। और इसमें बता रखा है कि जितने दिन का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया गया है उतने ही दिन की उसे ड्यूरेशन, उतने ही दिन की उसे छुट्टी भी देनी पड़ेगी। ठीक है। इसमें ये रहा कि एक बारी में 14 दिन से ज़्यादा का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं होगा। ठीक है। और इसमें अगर क्या कहते हैं 3 महीने का, इसमें अगर 3 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया है तो 7 दिन से ज़्यादा का 1 महीने के अंदर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं होगा। और जितने पीरियड का उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिला है उतने ही पीरियड का उसे क्या कहते हैं आराम मिलना चाहिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से। तो अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब, इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।